नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सारे अपने पढ़ाई में बिजी भी होंगे। चलिए, आज अपने अध्याय का नाम है संसाधन है भू संसाधन एवं कृषि। इस अध्याय में अपन जानेंगे कि इस अध्याय में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पहले आते रहे हैं और आगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अनुसार से पूरी अध्याय की एक ही साथ में एक ही क्लास में पूरा अपन अध्ययन करते हैं। तो रोज शाम 8 बजे वाले क्लास को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास के बारे में बात कीजिए। देखिए, कल वाली क्लास है ना, वो छोटी रही थी। उसका कारण मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि मैं आपके कोर्स को लंबा खींचूं। लंबा खींचने का नहीं है। मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से इस प्रकार से वो क्लास है वो छोटी हो पाई थी, क्योंकि अध्याय पूरा हो गया तो फिर उसके बाद में मैंने उस क्लास को ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखा आज के लिए। तो इसमें देखना, भू संसाधन एवं कृषि वाला अध्याय है। क्या बात है, इसके अंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों को भौगोलिक क्षेत्रों की सही जानकारी देता है। क्या करता है? भौगोलिक क्षेत्रों की सही जानकारी देता है। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, वो क्या बताता है कि भारत के अंदर कितना भूभाग है वो स्थित है। तो उनके अनुसार है 32,81,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। इसके अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, ये भारत के प्रशासनिक इकाइयों, जिस प्रकार से राजस्थान, जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन सारी प्रशासनिक इकाइयों का क्षेत्रफल को मिला करके वो एक भारत का क्षेत्रफल को बताता है। कौन बताता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रशासनिक इकाइयों का भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी कौन देता है, तो कौन देता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। लेकिन इसका बात ध्यान रखना, इसके लगभग 93%, लगभग कितने प्रतिशत? 93% भाग को ही भू उपयोग के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। भू उपयोग मतलब जानते हो कि भाई इस भूमि का इसमें उपयोग किया जाता है, कृषि में, या फिर उसके बाद में वाणिज्य के रूप में, व्यापार के रूप में, और किसी सड़क के रूप में। इस प्रकार से भूमि का उपयोग का वर्गीकरण अपने पास में कितने का ही उपलब्ध है? 93%। तो बाकी वाले 7% कहाँ चले गए? तो 7% वो क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर जो पाक अधिकृत कश्मीर हो गया, या फिर चीन के अधिकृत क्षेत्र हो गया। ऐसे खूब सारे क्षेत्र हैं जो भारत के पास में, जिसके आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो उसकी जानकारी, यानी कि इस टोटल भूभाग के 93% जो जानकारी है वो कौन सा रखता है? भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग क्या देखता है कि इस भूमि का काम है वो किसने लिया जाता है। आप अपन देखते हो, पिताजी है वो जो भी है, वो अपने जमीन को प्लॉट कटवाने के लिए क्या करते हैं? पहले कन्वर्ट करवाते हैं। कन्वर्ट करके है, अपने पास में कृषि भूमि थी उसको कन्वर्ट करवा दिया आवासीय में। इस प्रकार से भूमि का उपयोग का रिकॉर्ड कौन रखेगा? भू राजस्व विभाग रखता है। ठीक है, तो भूमि के उपयोग की जानकारी रखने वाला विभाग कौन सा है? भू राजस्व विभाग। आपके भारत में भूमि उपयोग संबंधी रिकॉर्ड रखता है कौन? ये। और इसके पास में टोटल भूमि का कितने प्रतिशत भूभाग की जानकारी है? 93% भूभाग की जानकारी इसके पास में है। भू उपयोग वर्गों का कुल योग प्रतिवेदन रिपोर्ट क्षेत्र के बराबर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। देखना कि भू उपयोग रिपोर्ट है वो उसके पास में एकदम से बराबर है, एग्जिट है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब समझे? भौगोलिक क्षेत्र का अर्थ होता है कुल क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्र उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके पास में तो आंकड़े कितने? 93 पॉइंट। और वहां वाले बाकी वाले कहां चले गए? अपने, तो अपने पास में आंकड़े उपलब्ध नहीं है, या तो पाक अधिकृत कश्मीर के पास में है, या फिर चीन के अंतर्गत है, या भारत के भी ऐसे ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर जो भू राजस्व विभाग है वह काम नहीं करता है। ठीक है। भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण है वो 9 प्रकार। भू राजस्व विभाग है वो 9 प्रकार से भूमि को बांटता है कि अलग अलग 9 प्रकार में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो 9 प्रकारों में बांटा जाता है। अब 9 कौन कौन से, इसको आप वेरी 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 50 बार इंपोर्टेंट कर दो। बड़े कितने बार इंपोर्टेंट कर दो? 50 बार। ये वाले 9 की आपको याद रखने हैं। क्या है? पहला आता है वन। वन का आता है भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र का अर्थ ऐसे हुए ऐसे क्षेत्र जहां भारत सरकार ने बोल दिया कि यहाँ वन विकसित किए जाएंगे, भले ही वन है कि नहीं है उससे कोई उनको लेना देना नहीं, उस जगह पर वन विकसित किए जाएंगे। तो वह वाला क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र है, वह समस्त क्षेत्र जहां पर वन विकसित किए जाते हैं, यानी कि आने वाले भविष्य में भी वन विकसित किए जा सकते हैं, वो वाले क्षेत्र सारे के सारे क्या होंगे? वन विकसित, वन वाले क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बारे में बंजर एवं व्यर्थ भूमि। बंजर एवं व्यर्थ भूमि वो होती है जो अपने पास में आज जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी या नहीं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी से अपन उस बंजर एवं व्यर्थ भूमि को कृषि योग्य या फिर किसी काम के योग्य नहीं बना सकते हैं।
तो इस प्रकार की भूमि होती है जो बंजर एवं व्यर्थ भूमि, वो भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाए जा सकते, अर्थात बंजर पहाड़ी भूभाग हो गया, मरुस्थली भूभाग हो गया, या फिर ऐसा भाग जो रण वाला भाग आता है, अपने आसपास में खूब सारा क्षेत्र है वो रण होती है। रण क्या है, मतलब ऐसी बहुत ज्यादा लवणीय क्षेत्र है, उससे आज की जो अपने पास में टेक्नोलॉजी है उससे अपन उसको कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, बंजर एवं व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आता है। दो प्रकार अपने पढ़ लिए। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी जमीन जिसको कृषि के अलावा दूसरे कामों में प्रयोग में लिया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से काम हो सकते हैं, एक तो मानव बस्तियां हो सकती है, सड़कें हो सकती है, नहर हो सकता है, उद्योग हो सकते हैं, दुकानें हैं, इस प्रकार के सारे किसमें आ जाती है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि आती है। फिर उसके बाद में आता है स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह क्या होते हैं, अपने गांव के आसपास में वो वाला क्षेत्र जो क्या छोड़ दिया, ओरण छोड़ दिया अपने। अभी अभी राजस्थान के एक विधायक, अपने विधायक महोदय रविंद्र सिंह जी पाटिल, उन्होंने एक ओरण बचाओ अभियान चलाया था। क्या होती है ओरण, जानते? तो गांव के पास में ऐसी जमीन को छोड़ देते हैं जिस जगह जमीन से अपन पशुचारण कर सकते हैं लेकिन लकड़ी को काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले स्थायी चारागाह होते हैं, यानी कि गांव के लिए पशुचारण के लिए क्षेत्र छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की अधिकतर भूमि ग्राम पंचायत और सरकार के स्वामित्व में होती है। इसमें साझा संपत्ति भी कहा जाता है, तो इस वाले लाइन को ध्यान रखना कि साझा संपत्ति किसे कहा जाता है। तो साझा संपत्ति कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, स्थायी चारागाहों को। साझा संपत्ति क्यों कहा जाता है, कि इसके ऊपर पूरे गांव का अधिकार है। भाई गांव के लोग हैं, आप ओरण में जाना और वहां थोड़ी बहुत कोई लकड़ी काट देना, गांव का कोई ना कोई व्यक्ति आगे बोल देगा यहाँ लकड़ी क्यों काटी है, तो उसका मतलब क्या है, पूरे गांव का अधिकार है, वो आपको रोक रहे हैं काटना मत, कोई लकड़ी मत काटना, ठीक है। हाँ, तो इसे साझा संपत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे गांव का इसके ऊपर अधिकार होता है। फिर उसके बाद में विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत, तरु फसल मतलब ऐसे होती हैं ऐसी फसलें जो पेड़ों पे लगती, जैसे आम की हो गई, खजूर की हो गई, तो जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, तो उनको क्या बोला जाता है, विविध तरु फसलें। ऐसे नहीं है कि भाई 6 महीने के बाद में काट लेंगे पेड़, भाई ये आम की फसल लगाई है तो 10-15 साल तो उसको लगाए रखना पड़ेगा, फिर आम देना शुरू करेगा। तो उसी प्रकार से तो विविध तरु फसलें उपवनों के अंतर्गत वाला क्षेत्र वो भूमि जिस पर उद्यान या फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, और इसके वो स्वामित्व वो किसका होता है, निजी स्वामित्व होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का होता है। फिर उसके बाद में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य और व्यर्थ भूमि ऐसी जमीन होती है जिसको 5 साल के लिए अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5 साल या 5 साल से अधिक, 5 या 5 से अधिक कृषि से अधिक रह गई है, रहित रह गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, कृषि योग्य तो है लेकिन अभी भी क्या पड़ी है, व्यर्थ पड़ी है। कितने सालों से, 5 सालों से। तो देखना, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से क्या है, कृषि रहित है, तकनीकी द्वारा इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। व्यर्थ एवं बंजर भूमि थी ना, उसको तकनीकी के द्वारा अपन कृषि योग्य नहीं बना सकते थे, लेकिन इसको अपन कृषि योग्य बना सकते हैं। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो सुनना क्या बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कृषि योग्य ये वाली कितनी जमीन थी, 5 वर्ष से कृषि रहित थी। इसको आप याद करना, क्योंकि इसमें और इसमें आप कंफ्यूज होंगे आप। वर्तमान प्रतिभूमि है वो 1 या 1 से अधिक वर्ष, लेकिन 5 साल से कम, या तो क्या होना चाहिए, 1 वर्ष या उससे कम समय। अच्छा, वर्तमान भूमि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए, इसमें और इसमें ये तीन है ना, बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है। इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 वर्ष से अधिक है लेकिन 5 वर्षों से कम, वो तो आ जाएगी पुरातन प्रतिभूमि। 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि 5 से अधिक हो जाती है किसमें आ जाती है, कृषि योग्य वर्ग भूमि में आ जाएगी। तो 1 वर्ष से तो अधिक, 5 वर्ष से कम, वो तो हो जाती है पुरातन प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वो होती है जिसको अपन कुछ समय के लिए छोड़ते हैं फिर उसके बाद में कृषि कर लेते हैं। प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम। और वर्तमान प्रतिभूमि में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष से तो कम होनी चाहिए, अधिकतम कितने हो सकती है, 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए अपन कृषि रहित छोड़ देते हैं, ऐसी को बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस प्रकार को क्या रखा जाता है, प्रति रखा जाता है। अभी देखिए करो मारवाड़ी भाषा में कि भाई अपने बाबू कह रहे हैं, 1 साल तो इन राग दे दड़, बिन राग दे पुरुष राग दे, मतलब खेत खड़ दे, और दूसरे बे दड़ राग दे बुझे खेत खड़ दे। तो इस प्रकार से वर्तमान है प्रतिभूमि रखते हैं अपन। तो इसे तीनों को आप विशेष तौर से याद कर लेना। इस प्रकार से अपने 8 पढ़ लिए, और टोटल है कितनी, 9 प्रकार है। किसने बताई, भूराजस्व विभाग ने बताई थी। तो 9वां प्रकार आता है निवल बोया गया क्षेत्र। और अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निवल का अर्थ होता है कुल बोया गया क्षेत्र। ऐसा कितना क्षेत्र है जिसको
अपन जिसके ऊपर कृषि कर रहे हैं वो न्यूल बोए गए क्षेत्र के अंदर आएगी। वो भूमि जिस पर और फसलें बोया और काटा जाता है, ऐसी जमीन जिसके ऊपर फसलें बोई जाती है और काटी जाती है, वो क्षेत्र किसमें आ जाएगा? न्यूल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नॉट 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित भूभाग को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सम्मिलित किया जाता है। यही बात बताई मैंने, कहा था 1 साल से अधिक हो जाएगी और 5 साल से कम रहेगी तब तो आ जाएगी पुरातन प्रतिभूमि, और 5 साल से जैसे अधिक हो जाएगी उसको किसमें शामिल कर देंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखना। अब भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, इस पार्ट में से निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, पहले से ही बोल रहा हूं, और निबंधात्मक क्वेश्चन एक बार ये आ चुका है इसमें बोर्ड में, एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है, एक बार मॉडल पेपर में भी आ चुका है। अब वापस दोहराने की संभावना इसको बहुत अधिक है। इसके 3 कारक, भारत के अंदर भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे भू उपयोग परिवर्तन होता है। जैसे देखना, भारत की, मान लेते किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पहले कृषि प्रधान थी, तो वहां भूमि का उपयोग भी कैसे किया जाता था? कृषि के लिए। और किसी देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान से उद्योग प्रधान हो गई, तो वहां भूमि का उपयोग अधिक किसमें हो जाएगा? उद्योग में हो जाएगा। उसी प्रकार से कि भाई कृषि उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 कारक है। कौन कौन 3 कारक है? एक तो है अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता जाता है, जिससे भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि का प्रयोग में लाया जाता है। क्या करते हैं? जैसे जैसे आकार बढ़ता है भूमि का, अर्थव्यवस्था का, वैसे वैसे भूमि के ऊपर क्या बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने का अर्थ क्या है? उसके अंदर क्रियाकलाप है वो अधिक किए जाएंगे। अधिक क्रियाकलाप तभी होंगे जब जमीन होगी अपने पास में। भाई आप क्या करो, कोई भी धंधु लगाने पर आप मानते हो कि थोड़ सही है, तो थोड़ की गिरमेल जमीन, तो जमीन, इसका मतलब क्या हुआ? सीमांत भूमि, ऐसी जमीन जो किनारे के ऊपर पड़ी है लेकिन अपन काम में नहीं लेते, तो उसको भी काम में लेना शुरू कर देंगे, जिससे भूमि का उपयोग क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला तो ये प्रकार हो गया, अर्थव्यवस्था का आकार परिवर्तन होता है, इस वजह से जनसंख्या अपने क्या है, भूमि का उपयोग भी परिवर्तित होता है। तो इसके अंदर देखना कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर, उच्च प्रौद्योगिकी और इसी से मिलते जुलते कारकों पर इस पर निर्भर है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वो अपने कार्य क्रियाकलाप करने के लिए भूमि का उपयोग भी परिवर्तित करती रहती है। और बदलते आय के स्तर, पहले कम कमा रहे थे, अधिक कमाने लगे, तो भूमि को और अधिक दूसरे कामों में काम लेने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, आज की, पहले ऐसी जमीन थी जो जिसको उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुसार काम में नहीं ले सकते थे, लेकिन अपने वर्तमान में ऐसी कोई प्रौद्योगिकी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई जिसे अपन काम में ले सकते हैं, तो उसको भूमि का उपयोग परिवर्तित कर देंगे। इससे उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, इसे उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के रूप में समझा जाता है। तो दूसरा कारक देखना, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना सिंपल सी बात है कि अर्थव्यवस्था की संरचना पहले यदि प्राथमिक थी और यदि द्वितीयक हो गई, तो भूमि का जो उपयोग है वो द्वितीयक से प्राथमिक क्रियाकलापों से द्वितीयक में परिवर्तित हो जाएगा, द्वितीयक से तृतीयक हो गई तो तृतीय क्रियाकलापों में परिवर्तित हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये देखना, द्वितीय एवं तृतीय सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य वो अधिक किया जा रहा है। ऐसा देश होता है, विकासशील देशों में ऐसा अधिक परिवर्तन हो रहा है। पहले वो प्राथमिक व्यवसाय में थे, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है, इस वजह से भूमि का उपयोग है वो परिवर्तित हो रहा है। फिर उसके बाद में है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तीसरा है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, वो भी समय के साथ में परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ में कृषि क्रियाकलापों में अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कम होता जाता है। अपन देखते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जिसके अंदर द्वितीय एवं तृतीय क्रिया वृद्धि होते हैं। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप वृद्धि होंगे, इसका मतलब कृषि प्रधान से वो देश है वो उद्योग प्रधान होता जा रहा है। इसका मतलब समय के साथ में कृषि का योगदान है वो कम होता जाता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के कितने कारक है? 3 कारक है। इनको आप 100% याद करना है, इंपोर्टेंट भी है और याद भी करना है, क्योंकि इस पार्ट में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। अब एक सारणी देखना आप, सारणी के अंदर मैंने क्या लिख दिए, इधर तो वर्ग लिख दिए, एक तो वन है यानी कि कुल उपलब्ध दोनों के बारे में बात कर रही है। एक घर से गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, जैसे सड़क नहर वाली वो भूमि, बंजर व्यर्थ भूमि मतलब 5 साल से अधिक समय से पड़ी है वो वाली, स्थायी चारागाह मतलब गांव के आसपास वाला क्षेत्र, तरु फसलें जैसे आपने आम का उदाहरण दिया था वो वाली, मतलब जो फलों वाली जो फसलें हैं वो, कृषि योग्य लेकिन व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ भूमि का अर्थ, बंजर व्यर्थ भूमि तो वो होती है जिसके ऊपर फसलें वो नहीं उगाई जा सकती। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि अधिक वो होगी जो 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ी है वो। फिर वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि है वो 1 साल से कम समय की होनी चाहिए। पुरातन प्रतिभूमि 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम। न्यूल बोया का क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जो अभी भी इसमें काम में लिया जा रहा है,
फसलों को बोने में काम में लिया जा रहा है। तो इसके अब प्रतिशत देखेंगे रिपोर्टिंग के क्षेत्र, एक तो 1950-51 में देखेंगे, फिर उसके बाद में 2014-15 में देखेंगे अपने बुक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो पहली है वन, वन 1950-51 मतलब जब भारत तुरंत आजाद हुआ था तब की बात हो रही थी, 17% थे। लेकिन उसके बाद में कितने हो गए 2014-15 में 23.3%। क्या हुई है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का कारण क्या रहेगा, अपन इसके आगे बारे में चर्चा करेंगे। फिर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जो पहले 3.2 थी और वो अब कितनी हो गई 8.7। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वृद्धि। तो इस सारणी को आप याद नहीं रखना, इसमें इतना ही देखना है कि कौन से क्षेत्रों के अंदर वृद्धि हुई है, कौन से क्षेत्रों में कमी हुई, इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में बंजर एवं व्यर्थ भूमि जो 13.4 थी वो 15.5 हो गई, 5.5 हो गई। इसका मतलब क्या हुई, इसके अंदर कमी आई, इसके अंदर कमी हुई है, इन दोनों में वृद्धि हुई थी। तीसरी है स्थायी चारागाह, 2.2 थे अब कितने हो गए 3.3। फिर उसके बाद में विविध तरु फसलों के अंतिम, ये 6.9 है लेकिन अब कितनी रह गई है 1.0%। इसका मतलब इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है। फिर उसके बाद में है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो 8.0% थी लेकिन 4.0 हो गई। इसका मतलब इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है। वर्तमान प्रतिभूमि जो 3.7 थी अब कितनी हो गई है 4.9। इसका मतलब इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और फिर उसके बाद में पुरातन प्रतिभूमि जो 6.1 से लेकर के 3.6 हुई है, इसका मतलब इसमें कमी है। और न्यूल बोया गया क्षेत्र 41.7 था वो अब क्या हुआ 45.5, इसका मतलब वृद्धि हुई। अब इसके कारणों को पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्रों में वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है, और कौन से क्षेत्रों में कमी हुई है वो क्यों हुई है, इसके कारणों को अभी पढ़ेंगे। अब आप एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास में, यदि आनंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो। देखना कि कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण, कृषि भूमि के ऊपर दबाव है वो बढ़ रहा है, उसका कारण देख लेते हैं पहले तो। इसका कारण क्या है, आपसे सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि भूमि के ऊपर दबाव है बढ़ रहा है, तो बढ़ने का पहला सही कारण क्या हो जाएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए चीजें भी जो बढ़ेगी, और खाने के लिए भी चीजें बढ़ेगी, वो कहाँ से उत्पादित होगी, जमीन से होगी। यानी कि जो भूमि है उसके ऊपर कृषि करेंगे तभी। तो जमीन के ऊपर क्या है, लगातार क्या बढ़ रहा है, दबाव है वो बढ़ रहा है। तो इसको देख लेना कि कृषि करने वालों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब देखना कृषि कम वाले करने वाले लोगों की संख्या तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कृषि में जीडीपी में योगदान है वो तेजी से, इस वजह से जीडीपी में योगदान भी कम हो रहा है। कृषि लोग कम करेंगे तो कृषि का योगदान भी क्या हो जाएगा, कम। फिर उसके बाद कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन कृषि करने वाले लोग कम घट रहे हैं, तो आने वाले समय इस प्रकार से हो जाएगा कि खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। ठीक है, तो देखना कि भाई कृषि के ऊपर इस वजह से जो दबाव है वो बढ़ रहा है। तो दो कारण ये थे। अब अपन पढ़ रहे हैं वर्दी वाले संवर्ग। वर्दी वाले संवर्ग मतलब ऐसे कौन कौन से वर्ग थे जिसके अंदर वर्दी होते हैं, तो चार ही वर्दी वाले हैं, चार ही कमी वाले हैं। एक है जो वर्दी में भी आ रहा है और कमी में भी आ रहा है। कैसे आ रहा है देखेंगे कि सारणी के अंदर तो वो कमी वाला बता रहा है और किताब के अंदर वो वर्दी वाला बता रहा है। अब आगे कारण बता रहा है तब वर्दी वाला बता रहा है। तो अब देखेंगे इसको पढ़ रहे हैं। पहला है वन। तो वनों में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ कि 1950 के बाद में भारत के अंदर वनों का सीमांकन हुआ। उन्होंने तय कर दिया कि इस वाले क्षेत्र में वन होने चाहिए, तो वहां वन उगे नहीं गए। इसका मतलब क्या हुआ 17.5 से 23.5 होने का कारण ये हुआ कि वन क्षेत्र की सीमांकन करने के कारण। तो देखना वनों के क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई। सीमा करके उन्होंने बता दिया कि इस क्षेत्रों में वन उगाए जाएंगे। ठीक है, इस वजह से वनों में वृद्धि हुई। इसके कारण पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वृद्धि हुई। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त मतलब होने का कारण क्या है, और इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसमें कारण यह है कि कृषि से लोग करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे दूसरे क्रियाकलाप करने शुरू कर दिए। इस वजह से तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। अभी अपन बात की थी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होगा, जो प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय इस प्रकार से होगा। तो क्या हो जाएगा भूमि का उपयोग परिवर्तित हो जाएगा। तो देखना औद्योगिक एवं सेवा सेक्टर में वृद्धि होने के कारण निर्माण कार्य में कृषि योग्य भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पर हो रहा है। ऐसी जमीन जो कृषि योग्य भूमि थी या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, उस जमीन के ऊपर निर्माण कार्य हो रहा है, यानी कि द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो इन वाले क्षेत्रों में तो क्या हो जाएगी कमी, और इसमें हो रही है वृद्धि। फिर उसके बाद में वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि इसलिए छोड़ा जाता है या तो फसल चक्र अपनाने के लिए, मतलब फसलों को बदल करके बोने के लिए वो एक कुछ समय के लिए क्या छोड़ देते हैं, प्रतिभूमि छोड़ देते हैं।
और या अनियंत्रित मानसून, अनियंत्रित मानसून का अर्थ क्या हुआ, कभी बारिश है वो लेट हुई, इस वजह से प्रति है वो छोड़ दी, इस वजह से। तो इसके दो कारण है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि होने के कारण एक तो अनियमितता, अनियमितता का अर्थ क्या हुआ, समय से क्या नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई है। फिर उसके बारे में फसल चक्र यानी कि फसलों को बदलने के चक्कर में इस प्रकार से हो सकता है। फिर उसके बारे में हाँ, न्यूनल बोया गया क्षेत्र, न्यूनल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि होने स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कृषि करने वाले लोग, कृषि के भी योगदान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कृषि भूमि है उसका बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि नवीन तकनीकी से जो बंजर रहे हो व्यर्थ भूमि थी, उसका सुधार करके कृषि प्रक्रिया में लागू कर दिया। बंजर रहे व्यर्थ भूमि थी, जिसको टेक्नोलॉजी आई नहीं, और उस टेक्नोलॉजी से उसको किसमें बदल दिया है, काम करने योग्य बदल दिया। अब स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह में अपनी किताब के अंदर तो वृद्धि वाले संवर्ग में लिखा हुआ है, जबकि प्रतिशत वालों में, कमी वालों में लिख रखा है। तो इसको लिख करके ऐसे छोड़ देना। फिर उसके बाद में कमी वाले संवर्ग के कारण, तो कमी वाले में पहला एक तो व्यर्थ एवं बंजर भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और तकनीकी के विकास के कारण इसके अंदर किसमें किसमें बदल दिया है, कृषि योग्य में बदल दिया, न्यूनल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। इस वजह से इन दोनों के अंदर क्या आ गई है, कमी आ गई। फिर उसके बाद में विविध तरु फसलें, तरु फसलों के कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से लोग उसको तरु फसलों को काट करके उसकी जगह कैसी कृषि करने शुरू कर दिए, जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उसको बोना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि का अर्थ ये हुआ कि कृषि का जो तकनीकी प्रभाव है वो बढ़ रहा है, इस वजह से पुरातन प्रतिभूमि है वो भी बढ़ रही है। अब स्थायी चारा भूमि में कमी होने के कारण क्या है, इसमें हालांकि अपने तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें कमी होने का कारण ये है, इसके देखा कि कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कृषि भूमि के ऊपर दबाव है, बढ़ रहा है। इसके लिए अपने पास वाली जो स्थायी चारागाह वाली जमीन थी उसके ऊपर लोग कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। गैर कानूनी तरीके से कृषि का विस्तार कर रहे हैं, गैर कानूनी रूप से स्थायी चारागाह वाले क्षेत्रों में भी कृषि कर देते हैं। इस वजह से कृषि भूमि में भी क्या हो रही है, नहीं, चारागाह वाली भूमि में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कितनी जमीन है, सकल का अर्थ क्या हो जाता है, कुल, सकल कृषि योग्य जमीनें कितनी है, उन 9 प्रकार बताए थे। उन 9 प्रकारों में से ऐसी कौन कौन सी जमीन है जिसके अंदर कृषि है वो की जा सकती है। हाँ, तो देखना कि भाई कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ऐसी जमीन जो कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ भूमि, उसमें कृषि की जा सकती है। दूसरी है वर्तमान प्रतिभूमि में कृषि की जा सकती है, पुरातन प्रतिभूमि में कृषि की जा सकती है, और न्यूनल बोया गया में तो कृषि हो ही रही है। तो इन चारों के अंदर कृषि योग्य है भूमि, तो ऐसे आपको किसमें पूछा जा सकता है कि सकल कृषि योग्य भूमि कौन कौन सी, तो ये 4 आपको लिखने हैं। सीमित भूमि में कुल उत्पादन में वृद्धि करने का कारण भूमि बचत प्रौद्योगिकी कहलाता है। सीमित भूमि है, भूमि तो क्या है, सीमित है, मतलब जगह तो अपने पास में सीमित है, लेकिन उसमें उत्पादन बढ़ाना है, तो उसको बोला जाता है भूमि बचत प्रौद्योगिकी। मतलब आज की टेक्नोलॉजी से एक तो जमीन के ऊपर 3 बार, साल में 3 बार फसलों को बो देते हैं, और इसके उसके अंदर खाद बीज का अधिक प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि गहन कृषि करके बढ़ाया जा सकता है। तो इसको भूमि बचत प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, गहन कृषि भी बोला जा सकता है। हम्म, भूमि बचत प्रौद्योगिकी है क्या, यानी कि कृषि गहनता होती है। कृषि गहनता में क्या होता है, सकल बोया गया क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य भूमि कितनी है वो बटा न्यूनल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, इस प्रकार से क्या निकाला जा सकता है, कृषि गहनता का सूत्र लगाया जा सकता है। इसमें देखना न्यूनल बोया गया क्षेत्र मतलब ऐसे होता है, न्यूनल का अंदर तो क्या आ गया, ऐसे मानना आप, ये जमीन थी मेरे पास में, एक किसान के पास में 1 बीघा जमीन है, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएगी, सकल बोया गया क्षेत्र, मतलब कितने बीघे जमीन है, 1 बीघा जमीन है, और इसको मैंने साल में कितनी बार बो दिया है, 3 बार बो दिया है। इसका मतलब 1 ही बीघा जमीन को मैंने कितनी बार बो दिया है, 3, और गुणा किससे करना है, 100 से, तो क्या आ जाएगी, कृषि गहनता आ जाएगी। बात को आप समझ लेना, कृषि गहनता का सूत्र ये होता है, न्यूल मतलब मैंने टोटल 3 बार बोया है साल के अंदर, तो एक जमीन 1 बार हो गया, फिर उसके बाद में दो बार बोया तो 2 हो गया, और 3 बार है तो 3, इस प्रकार से इसको कृषि गहनता बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भूमि पर बचत प्रौद्योगिकी से उत्पादन बढ़ता है। बचत प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या हुआ, एक तो साल के अंदर 2 या 3 फसलें ली जाती है, फिर उसके अलावा उसके अंदर जो अधिक जो रासायनिक खाद है उस प्रकार का प्रयोग करके भूमि के अंदर कृषि गहनता बढ़ा दी जाती है। ये देखना मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ था,
आपको ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि एक वर्ष के अंदर फसलों को 2 या 3 बार बो लेना, क्या कहलाती है? कृषि गहनता कहलाती है। हाँ, भूमि बचत प्रौद्योगिकी के लाभ एवं महत्व क्या है? आप इस प्रकार से भूमि बचत प्रौद्योगिकी से अधिक लाभ क्या हो सकते हैं? तो सीमित जमीन में अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो लाभ तो होगा। कौन कौन से लाभ है उसको देखना है। इससे सीमित भूमि पर भी उत्पादन बढ़ता है, पहली सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर श्रमिकों की मांग बढ़ती है। अब एक ही खेत को साल में 3 बार बोएंगे तो उसमें काम करने वाले श्रमिक भी बढ़ेंगे, इसका मतलब रोजगार भी मिल रहा है। तो दूसरा लाभ ये हो जाता है, रोजगार बढ़ता है। तो इस प्रकार से भूमि बचत प्रौद्योगिकी से 2 लाभ होते हैं। फिर ये भूमि को स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो निजी, मतलब एक किसी निजी व्यक्ति के अधीन में होते हैं, वो होती है निजी संपत्ति। और साझा संपत्ति जो किसी सामुदायिक रूप से होती है। मतलब समुदाय का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था। साझा संपत्ति इस सारा गाँव को बोला जाता है। जो किसी एक गाँव का या किसी एक समाज का या एक समूह का अधिकार होता है, वो अ, होती है साझा संपत्ति। अब इसके बारे में, साझा संपत्ति की उपयोगिता के बारे में अपन कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट तो करना ही है। धन्यवाद।